नमस्कार विद्यार्थियों। राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप टॉपिक चल रहा है उसमें मध्य अरावली के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मध्य अरावली से तात्पर्य अरावली जो प्रदेश क्षेत्र है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने कुछ प्रमुख चोटियाँ पहाड़ियाँ उनके बारे में लिखा और उनकी हाइट वगैरह लिख ली थी, उनकी लोकेशन वगैरह लिख ली थी। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख पठार। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख पठार। तो सभी विद्यार्थी हेडिंग डालो, अरावली के प्रमुख पठार। अरावली के प्रमुख पठार। अरावली के प्रमुख पठार। अरावली के प्रमुख पठार। जैसे आपसे पूछा जाए चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का किला, हाँ, मैसा का पठार। तो ऐसे जो पठार होते हैं ना, उन पठारों के बारे में हम पढ़ेंगे। और इन पठारों में सबसे पहले पढ़ेंगे हम उड़िया का पठार। कौन सा? नहीं, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पठार हो गए तो पठारों के बारे में पहला नंबर पर लिख लो आप उड़िया का पठार, फिर इसके बारे में डिटेल लिखाऊंगा ना। उड़िया का पठार। उड़िया का पठार। अब देखो, अगर इसको हम मैप में देखते हैं तो इस सिरोही के आसपास स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है। तो इसकी लोकेशन कहाँ है? सिरोही। देखिएगा, ये पठार दक्षिणी अरावली में आता है। अरावली के 3 भाग किए ना हमने, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली में आता है, दक्षिणी अरावली में स्थित है। और जिला पूछे तो सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। उड़िया का पठार। इसकी हाइट लिख सकते हैं 1360 मीटर। कितनी है? 1360 मीटर हाइट है। कहते हैं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है वो उड़िया का पठार ही, उससे ही ऊंचा और उसे ही उड़िया, ऐसे याद कर लें आप। तो लिखिएगा, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा पठार है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। कहां पड़ता है? दक्षिण अरावली में आता है। जिला पूछे तो कौन सा जिला है? सिरोही जिला है। हाइट पूछे तो कितनी है? जैसे अगर आप कभी सिरोही गए होंगे तो जैसे गुरु सीकर है, तो गुरु सीकर से थोड़ा नीचे की तरफ पड़ता है ये। तो ये लिख लीजिए, गुरु सीकर तो चोटी है ना। देखो, यह पठार गुरु सीकर चोटी के नीचे की ओर स्थित है। गुरु सीकर के नीचे की ओर स्थित है। कहां पे लोकेटेड है ये? गुरु शिखर के नीचे की ओर। आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? स्थान या चोटी? हाँ, स्थान माउंट आबू नाम आता है। अगर नहीं तो फिर गुरु शिखर भी आ सकता है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और सबसे नीचा स्थान सांबर लेक। कौन सा है? सांबर लेक सबसे नीचा है। अरावली में सबसे नीचा स्थान कौन सा है? अरावली क्षेत्र में पुष्कर। कौन सा है? पुष्कर सबसे नीचा स्थान है। इसी प्रकार सबसे ऊंचा पठार पूछे तो उड़िया का पठार, ध्यान रखना। दूसरा लिखो, आबू का पठार। उड़िया का पठार कंप्लीट हो गया आपका ना। दूसरा कौन सा है? आबू का पठार। आबू, आबू मतलब माउंट आबू है ना। आबू का पठार। अब बताओ, आबू का पठार कहां पर लोकेटेड है? सिरोही में। कौन से अरावली में? देखो, ये दक्षिणी अरावली में स्थित है। ये दक्षिणी अरावली में स्थित है। जिला पूछे तो सिरोही। जिला पूछे तो सिरोही कर लेना।
जिला पूछे तो सिरोही, और हाइट पूछे तो 1200 मीटर। देखो जस्ट हमने इससे पहले उड़िया का पठार, इसकी हाइट कितनी लिखी, 1360। तो कई बार इनको सुमेलित भी करवा लेते हैं, हाइट दे देते हैं एक तरफ पठार दे देते हैं, कौन सा सुमेलित है कौन सा सुमेलित नहीं है, आरोही क्रम में जमाओ अवरोही क्रम में जमाओ, ऐसे भी पूछ लेते हैं कई बार। ठीक है ना। तो आबू का पठार पड़ता है कहाँ पर, सिरोही में। कहाँ पर पड़ता है विद्यार्थियों, सिरोही में पड़ता है। हाइट लिख लिया आपने इसकी। ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। ये राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। देखो यहां पर ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। कैसी चट्टानें पाई जाती है यहां पर, ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती है। अब देखो इस पठार से राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कितना ऊंचा है बताओ। इस पठार से माउंट आबू, हाँ तो लिखो नोट, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार आबू के पठार से 160 मीटर ऊंचा है। 160 मीटर ऊंचा, ऐसे सवाल बनते हैं। इसका मतलब दोनों का पता होना चाहिए। लिखो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार आबू के पठार से 160 मीटर ऊंचा है। लिख लिया। अगला फैक्ट हम ये लिखेंगे इसमें कि आबू का पठार एक बैथोलिक संरचना है। फिर आपके माइंड में आएगा सर ये बैथोलिक संरचना क्या होती है, तो अभी लिखा दूंगा। लिखो पहले आप, आबू का पठार एक बैथोलिक संरचना का उदाहरण है। बैथोलिक संरचना का उदाहरण है। मुझे सब पता है कि एक बच्चा क्या सोचेगा आगे। तो हम भी तो स्टूडेंट ही रहे हैं कभी न कभी तो, और आज भी स्टूडेंट ही हैं हम तो जो आप सोचते हैं वो हम भी सोचते हैं। ठीक है, उसका स्रोत अगर नहीं मिलता है, उसका उत्तर नहीं मिलता, वो बात एक अलग है। बाकी जब मैं पढ़ता हूँ ना तो मैं हर चीज को लिंक करने की कोशिश करता हूँ, और करना भी चाहिए। तो बैथोलिक संरचना क्या होती है, ज्वालामुखी की जो क्रिया होती है उस समय एक संरचना बनती है, उसको क्या बोलते हैं, बैथोलिक संरचना बोलते हैं। नोट डालो, बैथोलिक संरचना या बैथोलिक। एक काम करें ना, आप इसको रेखांकित कर लो डायरेक्ट ही, बैथोलिक को रेखांकित कर लो और इसके बारे में लिख लो। लिखो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, बैथोलिक के बारे में लिखा रहा हूं, बैथोलिक क्या है ना, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाले मैग्मा ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाले मैग्मा के द्वारा पृथ्वी के भीतर अत्यधिक गहराई पर गुंबदाकार आकृति में जमाव से निर्मित जमाव से निर्मित संरचना को बैथोलिक कहते हैं।
भाई राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? माउंट आबू, जो कि इसी पठार पर बसा हुआ है। लिखिएगा, राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर, राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर, राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर, ब्रैकेट में माउंट आबू। हाँ, वो तो हो गया ना बैतूलिक वाला। राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर, ब्रैकेट में माउंट आबू, इसी पठार पर बसा हुआ है। कौन से पठार पर? माउंट आबू पठार पर बसा हुआ है, जिसकी हाइट कितनी है? 1200 मीटर है, ध्यान रखना। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थियों, एक और पठार है, उसका नाम भी आप लिख लें। दो हो गए अपने। तीसरा लिखो आप, घोराट का पठार। घोराट का पठार। कौन सा पठार? घोराट का पठार। और घोराट का पठार है विद्यार्थियों गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में। किसके बीच में है? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में। अगर हम देखें कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में है। और गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर। तो ये जो पठारी क्षेत्र है, ये उदयपुर और राजसमंद के बीच में आता है। अगर हम मैप देखें, ये राजसमंद है, ये यहाँ पे उदयपुर है, तो इसके बीच में स्थित। ठीक। हाँ, दक्षिणी अरावली आएगा वैसे तो। लिखिएगा, यह पठार गोगुंदा गोगुंदा के उत्तर पश्चिम, गोगुंदा का कौन सा एरिया? उत्तर पश्चिम, तथा कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। तथा कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। और कुंभलगढ़ को रेखांकित करके लिख लेना राजसमंद। कहाँ है लोकेटेड है? राजसमंद में। और गोगुंदा को लिख लेना उदयपुर। कहाँ पर है गोगुंदा? उदयपुर में, ध्यान रखना। हाइट लिख लो इसकी आप, 895 मीटर। कितनी है? 895 मीटर। तो आपसे पूछा जाए राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। कितना है? दूसरा आबू, आबू का पठार। और तीसरा घोराट का पठार। और हाइट लिख लेना इसकी कितनी? 895। देखिएगा, यह पठार मेवाड़ के महाराणा प्रताप की कर्म स्थली भी रहा है। यह पठारी क्षेत्र, यह पठारी क्षेत्र मेवाड़ के महाराणा प्रताप की कर्म स्थली भी रहा है। आप में से मुझे कोई बताएगा, जरगा चोटी की हाइट कितनी है? जरगा चोटी अभी लिखाई थी मैंने आपको, लिखाई थी थोड़ी देर पहले। जरगा चोटी तो हाँ देख के बता दो, कोई बात नहीं। 1431। जरगा चोटी इसी पहाड़ के ऊपर है, ध्यान रखना। मतलब पहले पहाड़ी आती है, पहाड़ी के ऊपर भी अगर हाइट देखते हैं तो जरगा चोटी, मतलब जरगा जो चोटी है वो इसी पठार का भाग है। देखिएगा, घोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी, घोराट के पठार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताओ? जरगा। कौन सी है? जरगा। और जरगा की हाइट कितनी है? 1431 मीटर। और कहाँ पड़ता है जरगा? उदयपुर में पड़ता है।
लिख लिया। देखो मैसा का पठार, मैसा या मैंसा का पठार, मैंसा या मैसा का पठार। लिख लिया। लिखो। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़। देखो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो इसी पठार पर स्थित है। देखो चित्तौड़गढ़ का किला, लिख लो ना पहले जो फैक्ट लिखा रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ का किला इसी पठार पर स्थित है। पठार की हाइट पूछ रहे हो आप? 720 मीटर। कितनी औसत ऊंचाई इसकी? 720 मीटर, ध्यान रखना। पठार जानते हो ना, जमीन से थोड़ा या मैदानों से थोड़ा ऊंचा उठा स्थान होता है, और ऊपर से क्या होता है, वो समतल होता है। लिख लिया। अब देखो आपसे पूछा जाए तो इस पठार के ऊपर कुछ नदियां भी बहती होगी फिर तो, क्योंकि आपको पता है कि चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? गंभीरी और बेड़च। तो लिखिएगा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। जल दुर्ग नहीं हालांकि, है ना, संगम पर स्थित है। गंभीरी, बेड़च, बेड़च को ऐड कहते हैं। बेड़च नदियों के संगम पर है, नदियों के संगम पर स्थित है। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है। लिख लिया विद्यार्थी मैसा का पठार? ठीक है। अब हाइट के लिए तंग मत करना, हाइट बताना, हाइट बताना। कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 तो मैंने बता दिया आपको क्रमबद्ध तरीके से, है ना। अब अन्य जो पठार आ जाते हैं उनके बारे में लिखा देता हूं। देखो पिड मांट का पठार, पिडमांट का पठार, पिडमांट का पठार। और पिडमांट का पठार पड़ता है देवगढ़ में। कहाँ पड़ता है? देवगढ़। देवगढ़ कहाँ है लोकेटेड है? राजसमंद में। पिडमान का पठार, देवगढ़, राजसमंद। और आपको पता है इस पठारी क्षेत्र से ही बनास नदी प्रवाहित होती है। देखो इसी पठारी क्षेत्र से बनास नदी प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। तो ये भी दक्षिणी अरावली का ही पार्ट है। दक्षिणी अरावली का हिस्सा है। अरावली अरावल का भाग है, दक्षिणी अरावली का भाग है ये विधान। लिख लिया। ये हो गया कौन सा आपका? पिडमांट का पठार। अगला लिखो लसाड़िया पठार। कौन सा पठार? लसाड़िया।
लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार है कहाँ पर भाई? लोकेशन बता दो आप तो। जयसमंद झील के उत्तर में स्थित है, या ऐसे लिख सकते हो आप, उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है ये? उदयपुर में है, ध्यान रखना, लिखिएगा। लिखिएगा, जयसमंद झील जयसमंद झील, उसे डेबर झील भी कहते हैं। जयसमंद झील को क्या कहते हैं? या डेबर झील के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में स्थित उबड़ खाबड़ पठार है। कैसा है ये? उबड़ खाबड़ पठार है। कैसा है ये? उबड़ खाबड़ पठार है। या फिर इसको हम कटा फटा कह सकते हैं। उबड़ खाबड़ की जगह क्या मिल सकता है आपको? कटा फटा पठार है। या फिर ऐसे कह सकते हैं विच्छेदित पठार है। विच्छेदित बोलो, कटा फटा बोलो, उबड़ खाबड़ बोलो, कहाँ पर लोकेशन है इसकी? जयसमंद झील के उत्तर पूर्व दिशा में, उदयपुर में, है ना। और अरावली के 3 भाग है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो ये भी दक्षिणी अरावली में लोकेटेड है। देखो, ये भी दक्षिणी अरावली में ही स्थित है। देख लिया। एक लसाड़ी आंदोलन भी चला था। क्या चला था? लसाड़ी आंदोलन। तो इस क्षेत्र में अगर एक आंदोलन चलाया होगा तो उस आंदोलन का नाम क्या रहेगा? लसाड़ी आंदोलन। आपसे पूछा जाए लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया था, तो संत माऊजी ने चलाया था। किस चलाया था? संत माऊजी ने चलाया था। संत माऊजी ने इसी क्षेत्र में चलाया था। देखिएगा, इसी क्षेत्र में लसाड़िया आंदोलन, इसी क्षेत्र में लसाड़िया आंदोलन संत माऊजी ने चलाया था। किसने चलाया था? संत माऊजी ने चलाया था। लिख लिया? लसाड़ी आंदोलन को रेखांकित कर लो। लिखो, मेवाड़, वागड़, वागड़ क्षेत्र है ना, मेवाड़, वागड़ और आसपास के भीलों में सामाजिक सुधार हेतु यह आंदोलन चलाया गया था। यानी कि लसाड़िया आंदोलन का संबंध है भीलों में सुधार से। किससे है? भीलों में सुधार करना, सामाजिक सुधार करना। भीलों में क्या? सामाजिक सुधार लाने से है। जो कि कौन से क्षेत्र में चला था मुख्य रूप से? वागड़ क्षेत्र। वागड़ कहते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास का जो क्षेत्र है उसको। मेवाड़, मेवाड़ में तो बहुत सारे आ जाते हैं, उदयपुर, चित्तौड़, इधर राजसमंद, सिरोही वगैरह, ये सारा पार्ट उसमें आ जाता है। भीलोड़ा का भी कुछ पार्ट मेवाड़ में आता है। तो उसके आसपास जो भी भील जनजाति रहती है उनमें सामाजिक सुधार करने के लिए संत माऊ जी के द्वारा लसाड़ी आंदोलन चलाया गया था। समझ गए? लिखो, ऊपर माल का पटार। कितने हो गए? 6 हो गए ना। 7 वाले को, ऊपर माल का पठार। जैसे जैसे पठार की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भूख तुम्हारी बढ़ती जा रही है। सही बोल रहा हूँ? ऊपर माल का पठार। लिखिएगा। अब देखो ये पठार है कहाँ पर, तो बैसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़,
और बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच में। तो लिखिएगा ये पठार भैंसरोडगढ़, और भैंसरोडगढ़ कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में। तथा बिजोलिया 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 कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। देखो ये पठार भी लावा से निर्मित है। किससे है? लावा। लावा निकलता है ना ज्वालामुखी के दौरान, लावा से निर्मित है। तो इसमें कौन सी चट्टानें पाई जाएगी बताओ? बेसाल्ट चट्टानें पाई जाएगी। लावा ब्रैकेट में बेसाल्ट से निर्मित है। देखो इस पठार को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाता विद्यार्थियों। किसका हिस्सा मानते हैं? दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा मानते हैं। जो दक्षिण पूर्वी पठार पढ़ेंगे ना हम लास्ट में जाके, उसका हिस्सा माना जाता है इसको। दक्षिणी अरावली में नहीं आएगा। आपने लिख दिया जबरदस्ती दक्षिणी अरावली, एक्स्ट्रा पढ़ के लिख दिया होगा। लिखिएगा ये पठार हाडोती के पठार का भाग है। यह दक्षिण पूर्वी पठार का भाग है। यह पठार दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र आएगा ना अपना चौथा, जो 4 भौतिक में विभाजित किया हमने राजस्थान को, उसमें चौथे नंबर में आएगा, ध्यान रखना। दक्षिणी पूर्वी पठार ब्रैकेट में हाडोती के पठार का हिस्सा है। कुछ नहीं, ये पठार जाके उसमें हाडोती वाले मिल जाता है, और हाडोती वाला मालवा में मिल जाता है, और मालवा वाला विंध्याचल में मिल जाता है, और विंध्याचल वाला किसमें, जो दक्षिणी भारत का पठार है उसमें मिल जाता है। दक्षिणी भारत का पठार पूरा गोडवाना, नहीं वो क्या बोलते हैं, गोडवाना लैंड का भाग है। किसका है? गोडवाना लैंड का भाग है। एक प्रकार से अफ्रीका का ही भाग है ये। मेडागास्कर वगैरह वो है ना, उसी का हिस्सा है ये, एक प्रकार अफ्रीका का हिस्सा है। तो ये अफ्रीका आ गया तुम्हारा यहाँ पे, बिलोड़ा के आसपास, ध्यान रखना। लिखिएगा लेकिन वैसे तो मेवाड़ रियासत का ही पार्ट रहा है। ये ऊपरमाल का पठार किसका हिस्सा रहा है? मेवाड़ रियासत का हिस्सा रहा है। लिखिएगा ये ऊपरमाल का पठार ये ऊपरमाल का पठार रियासती काल में रियासती काल में मेवाड़ रियासत का हिस्सा रहा है। किसका रहा है? मेवाड़ रियासत का हिस्सा है। मेवाड़ रियासत का हिस्सा रहा है। ध्यान देना, इसमें से एक नदी प्रवाहित होती है, आपको पता है भैंसरोडगढ़ के आसपास एक नदी प्रवेश करती है जिसका नाम है चंबल नदी। तो चंबल नदी इसी पठार के ऊपर प्रवाहित होती है। तो लिखिएगा चंबल नदी इसी पठार से प्रवाहित होती है। चंबल नदी इसी पठार से प्रवाहित होती है। अब आपको पता है बिजोलिया में एक किसान आंदोलन हुआ था, तो इस पठार का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से भी है। लिखो इस पठार का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। अभी लसाड़िया वाला पढ़ाया था ना मैंने आपको, तो लसाड़िया आंदोलन से था। इसका किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से है। और बिजोलिया के आसपास जो जाति निवास करती है वो कौन सी जाति निवास करती है? धाकड़। धाकड़ जाति के लोग खेती करते हैं ना वहां पे, वह धाकड़ जाति से है। तो इस पठारी क्षेत्र पर ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो कौन सी जाति के रहते हैं? धाकड़ जाति के लोग निवास करते हैं, खेती करते हैं ये लोग। आपको पता है विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में क्या चला था? बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। हालांकि अलग अलग समय अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया, तो हम ये कह सकते हैं विजय सिंह पथिक की कर्म भूमि भी रही है। विजय सिंह पथिक
की कर्म भूमि रही है। लिखिएगा, इस पठार, क्या लिखा आप लोग, यह पठार विजय सिंह पथिक की कर्म भूमि भी रहा है। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शंस नहीं बहन जी। भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह। लिख लिया? देखो नोट डाल के, नोट। 1917 में विजय सिंह पथिक ने 1917 में विजय सिंह पथिक ने, कब? 1917 में विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या के दिन कौन से बोर्ड की स्थापना की थी? ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ऊपर माल पंच बोर्ड, ये तो जब किसान आंदोलन पढ़ेंगे जब देखेंगे सारी चीजें ना। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। तो ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना कौन से गांव में की गई थी? बेरीसाल। कहां पर? बेरीसाल का बास, गांव का नाम क्या है? बेरीसाल का बास गांव में की गई थी, और ये पड़ता है भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है वर्तमान में? भीलवाड़ा। यहाँ की थी ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की थी। हरियाली अमावस्या का दिन था उस दिन, और भूपेंद्र सिंह यानी विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। लिख लिया विद्यार्थियों? तो कितने पठार लिख लिया आपने? नाम बताओगे मुझे? भोमट का पठार हो गया क्या? घोराट का हुआ हो तो लिखो भोमट पठार। भोमट, घोराट अलग है, भोमट अलग है। भोमट का पठार, भोमट का पठार। लिखो, ये दक्षिणी राजस्थान के, या ऐसे लिख सकते हैं, दक्षिण राजस्थान में स्थित है। ये दक्षिणी राजस्थान में स्थित है। हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से अरावली का भाग कह सकते हो, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। उदयपुर के दक्षिणी हिस्से में, एक तो कहाँ फैला हुआ है ये? उदयपुर के दक्षिणी भाग में, और सलूम्बर जिले में। मतलब इसका फैलाव लिख लो आप, विस्तार लिख सकते हो आप इसका। सलूम्बर क्या लिख सकते हो? उदयपुर का दक्षिणी भाग, कोमा सलूम्बर, कोमा डूंगरपुर का उत्तरी भाग, डूंगरपुर का उत्तरी भाग, कोमा सिरोही का पूर्वी भाग, सलूम्बरपुरा, सिरोही का पूर्वी भाग, और बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के आसपास। देखो एक बार लिख लो, फिर मैप में दिखा दूंगा मैं आपको। उदयपुर का दक्षिणी भाग, सलूम्बर आ जाएगा, फिर उसके बाद में डूंगरपुर आ जाएगा, सिरोही आ जाएगा, और बांसवाड़ा आ जाएगा इसमें। और सिरोही का कौन सा भाग? पूर्वी भाग मुख्य रूप से। मैप देखते हैं कौन कौन सा लिखा आपने। फिर ये सिरोही कैसे आएगा भैया? सिरोही तो इधर साइड में बढ़ गया। चलो ये लंबा लंबा जा सकता, हो सकता है। हाँ, पूर्वी सिरोही आ सकता है, थोड़ा बहुत आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा वाला बात। इसका हो गया ना, गंगापुर का दक्षिण, सॉरी, सलूम्बर, सलूम्बर आ गया पूरा।
उदयपुर का दक्षिणी भाग आ जाएगा, थोड़ा बहुत सिरोही का पार्ट आ जाएगा, इधर इधर से ले लेंगे, और डूंगरपुर का उत्तरी भाग आ जाएगा, बांसवाड़ा आ जाएगा थोड़ा बहुत, और हाँ ये इतना ही। मतलब इस क्षेत्र मान लो आप, तो ऐसे दक्षिण राजस्थान मान लीजिए। लिखिएगा, इस क्षेत्र में भोमट आंदोलन भी चला था। कौन सा? भोमट। भोमट आंदोलन या एक ही आंदोलन? कौन सा? भोमट या एक ही आंदोलन चला था। भोमट आंदोलन या एक ही आंदोलन कब चला था? 1922 में। कब चला था? 1922 में। और ये एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? मोतीलाल तेजावत। नहीं, मोतीलाल मीणा नहीं, लिखो, ये मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चला था। एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में चला था? मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चला था। टाइम हो गया विद्यार्थियों ना, ये पटार तो पूरे हुए नहीं, फिर क्या करें? नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? बाकी जो पटार बच जाते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।